वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता चंद्र गहना से लौटती बेर के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी थीम बता देता हूं कि कवि ने इसमें क्या बताया है। चंद्र गहना क्या है? चंद्र गहना एक गांव का नाम है। चंद्र गहना एक गांव का नाम है। अब क्या होता है, जब कवि इस गांव से लौट रहा होता है ना, तो कवि के पास बहुत समय होता है, इसलिए वो जो है खेत की मेड़ पर बैठ जाता है और इस गांव को देखने लगता है। उसको ये प्रकृति इतनी सुंदर लगती है कि वो क्या है, फिर वो इमेजिनेशन करने लगता है, यानी वो कल्पना करने लगता है। हम भी जब प्रकृति को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो हम भी प्रकृति पर क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम प्रकृति की खूबसूरती को निहारने लगते हैं और वही कवि कर रहा है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न यहां से शुरू है, कवि का नगरीय संस्कृति के प्रति क्या आक्रोश है। आक्रोश का मतलब गुस्सा। कवि गांव का जीवन तो पसंद करता है, लेकिन उसको नगरीय संस्कृति के प्रति गुस्सा क्यों है, क्रोध क्यों है? तो आप लिखेंगे, कवि कहना चाहता है कि, कवि कहना चाहता है कि नगर के लोगों पे प्यार समाप्त होता जा रहा है। कवि कहना चाहता है कि नगर के लोगों में प्यार समाप्त होता जा रहा है, वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, कवि कहना चाहता है कि नगर के लोगों में प्यार समाप्त होता जा रहा है और वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। उसके बाद लिखेंगे, इसका कारण यह है कि वह अपने से आगे किसी को नहीं देखना चाहते। लोगों के अंदर यह होड़ मची हुई है कि ये मुझसे आगे कैसे, मुझे इससे आगे निकलना है, लेकिन गांव के लोगों में वही क्या है, प्यार है, वो मिलकर रहते हैं, वो रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो कवि का जो है नगर के लोगों के प्रति जो क्रोध है, तो आप समझ गए होंगे वो क्यों है। क्योंकि कवि कहना चाहता है कि नगर के लोगों में प्यार समाप्त होता जा रहा है और वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने से आगे किसी को नहीं देखना चाहते। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। आपने खेत में सरसों के पौधे देखे होंगे। सरसों को सयानी कहकर कवि कह रहा है कि सरसों अब सयानी हो गई है। जैसे हम कहते हैं ना, लड़की अब सयानी हो गई है, उसकी शादी का समय आ गया है, तो कवि कह रहा है कि सरसों अब सयानी हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? तो आप लिखेंगे, कवि कहना चाहता है कि सरसों की फसल पक चुकी है और अब उसके कटने का समय आ गया है। ठीक है, तो सरसों को सयानी क्यों कहा गया है? क्योंकि सरसों की फसल अब पक चुकी है और अब उसके कटने का समय आ गया है। अगला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी भी एक पौधे का नाम है। ठीक है, और मनोभाव का मतलब क्या होता है, मन के भाव। मनोभाव का मतलब मन में आने वाले भाव। तो अलसी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, या अलसी के बारे में लिखेंगे आप। अलसी जिद्दी है, हठीली है। हठीली का मतलब जिद्दी है। अलसी जिद्दी है, वह शरीर से पतली है, वह शरीर से कमजोर है, क्योंकि अलसी का पौधा जो होता है ना, वो बहुत पतला सा होता है। तो अलसी जिद्दी है, वह शरीर से पतली है, वह शरीर से कमजोर है, और वह कहती है कि जो मुझे छू लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वह कहती है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे सारा प्रेम दान में दे दूंगी। ठीक है, तो अलसी के बारे में आपने क्या जाना कि अलसी जिद्दी है, वह शरीर से पतली है, वह शरीर से कमजोर है, और वह कहती है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे सारा प्रेम दान में दे दूंगी। अगला प्रश्न है, अलसी के लिए हठीली जो शब्द है, विशेषण है, ये क्यों आया है? अलसी के लिए हठीली क्यों कहा गया है, जिद्दी क्यों कहा गया है? तो आप लिखेंगे, वह चने के पौधों के बीच में बड़ी शान से खड़ी है। वह चने के पौधों के बीच में होती है अलसी। ठीक है, वह
चने के पौधों के बीच में बड़ी शान से खड़ी है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वह कहती है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे सारा प्रेम दान में दे दूंगी। तो अलसी जो है यहां पर एक जिद्दी नायिका है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस कल्पना का आभास मिलता है। मतलब कवि क्या कहना चाहता है इस लाइन के द्वारा कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। तो आप लिखेंगे, जब सूरज की किरणें साफ पानी पर पड़ती है, जो सूरज की जो किरणें ना वो सीधा है साफ पानी के में जा रही हैं, तो जब सूरज की किरणें साफ पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंबा हो। ठीक है, समझ गए। मतलब सूरज की किरणें जो है ना वो पानी में पड़ रही है सीधा, तो जो पानी है उसमें उनकी छाया कैसे लग रही है, जैसे कि ये क्या है, एक गोल खंबा हो। ठीक है, तो जब सूरज की किरणें साफ पानी पर पड़ती है, जब सूरज की किरणें साफ पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे, फिर प्रश्न से लिख देना, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा हो। बस बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में बताइए। अब इसमें जो चना है ना, जो चना उसको दूल्हा बताया गया है, सरसों को दुल्हन बताया गया है, और जो हटीली है वो एक जिद्दी नायिका है। ठीक है, दूसरी फिर क्या है, देखिए हरे चने के बारे में, वह छोटा है या ठिगना है। ठीक है, वह छोटा है, दूल्हे के जैसा लग रहा है, सिर पर गुलाबी पगड़ी है, वह बहुत सुंदर लग रहा है, वह बहुत आकर्षक लग रहा है। अब सिर पर गुलाबी पगड़ी का मतलब क्या है, उसके ऊपर पिंक कलर के फूल है, इसलिए उनको गुलाबी पगड़ी कहा गया है। तो वह छोटा है, दूल्हे के जैसा लग रहा है, सिर पर गुलाबी पगड़ी है, और बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत आकर्षक लग रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहां कहां किया है। इस पूरी कविता में ही कवि ने प्रकृति का क्या कर दिया, मतलब मानवीकरण। जैसे उन्होंने चने को दूल्हा बता दिया है ना, सरसों को दुल्हन बता दिया, इसका मतलब उन्होंने इन सब का मानवीकरण कर दिया। तो देखिए, अलसी हटीली देह की पतली। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि जो अलसी का पौधा है ना वो क्या है, शरीर से पतला है, यानी कि अलसी को उन्होंने क्या बना दिया, एक इंसान बना दिया। हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा माने होता है वही पगड़ी, और शीश माने होता है सिर। तो ये चने के बारे में बोला गया है कि जो चना है वो क्या है, एक दूल्हा है और कद में छोटा है, और उसने सिर पर पगड़ी पहनी है। तो यहां पर चने को भी इंसान बना दिया। मानवीकरण का मतलब होता है प्रकृति की चीजों को इंसान के रूप में प्रस्तुत करना। सरसों हो गई सयानी। अब देखो यहां पे सरसों को दुल्हन बना दिया और उसको सयानी बता दिया। बांझ भूमि पर, अब देखो यहां पे भूमि को बांझ कह दिया, तो यानी कि वही है, उन पर क्या है, इंसानी क्रियाओं का आरोप लगा दिया। पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। अब देखिए यहां पे पत्थरों को पानी पीते हुए दिखा दिया, तो यानी कि प्रकृति की चीजों पर इंसान की क्रियाओं का आरोप लगा दिया, उनको ऐसे दिखा रहे जैसे कि ये इंसान हो। अगला प्रश्न है, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया कैसे व्यक्ति का प्रतीक है। तो ये वही चिड़िया है जो जल में से मछली को चुपके से निकाल कर ले जाती है। तो देखिए, निर्दयी व्यक्ति का प्रतीक है, क्रूर व्यक्ति का प्रतीक है, क्रूर माने जिसके दिल में वही दया नहीं होती, झूठे व्यक्ति का प्रतीक है, और लालची व्यक्ति का प्रतीक है। तो आपने 4 शब्द याद रखने, बस निर्दयी, क्रूर, झूठे, लालची, बस। और तो ये बहुत ही आसान है। तो इस पूरी ही कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है ना, प्रकृति की चीजों पर इंसान की क्रियाओं का आरोप लगाया गया है, उनको जो है इंसान के जैसा प्रस्तुत किया गया है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।